नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जेप्स चौधरी के ऊपर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक को लेकर के। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान यह जो टॉपिक है अपने स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक भर्ती सभी भर्ती परीक्षाएं जो अपने शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, उन सबका ये कॉमन टॉपिक है अपने पास में एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान है पहला ऑप्शन अपने ब्रांच ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शाखा। सेकंड ऑप्शन ब्रांच ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की शाखा। थर्ड ऑप्शन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखा। एंड फोर्थ ब्रांच ऑफ एथिक्स, आचरण शास्त्र की शाखा। सिंपल सा सवाल है अपने पास में कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो है शिक्षा की ब्रांच है, दर्शन शास्त्र की है, मनोविज्ञान की है, आचरण शास्त्र की है। कमेंट करके आप उत्तर दें। सही उत्तर जो अपने वो क्या है, ब्रांच किसकी है, मनोविज्ञान की शाखा है ना। सिंपल सा सवाल गलत हो जाता है कुछ बार अपना कि पूछे एजुकेशन साइकोलॉजी है और अपने को लगता है कि शायद ये एजुकेशन की ब्रांच होगी। एजुकेशन की कोई ब्रांच नहीं है, ध्यान रखना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपने कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो ब्रांच किसकी है अपने पास में, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान की शाखा है और मनोविज्ञान किसकी शाखा है, तो मनोविज्ञान शाखा है अपने पास में फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की शाखा है। ये तीन पीढ़ियां जो है आपके सामने आ गई। एजुकेशन साइकोलॉजी ये अपने टॉपिक के अंदर है। यह किसकी ब्रांच है, इसकी जो पैटर्नल ब्रांच जो है, पैतृक ब्रांच है, वो कौन सी है, साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी किस विषय से निकली हुई है, दर्शन शास्त्र से निकली हुई है। अपन दर्शन शास्त्र को तो पढ़ना नहीं, लेकिन अपन थोड़ा सा जो है अपन ब्रीफ के अंदर जो है मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसकी उत्पत्ति, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और फिर इसके जो कुछ स्कूल है, इसके नेचर है, इसके जो अपने पास में स्कोप है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर अपन लौट करके आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। ध्यान रखना ये चीजें क्या है अपने आगे भी हेल्पफुल रहेगी अपने पास। तो बात करते हैं अपने मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान या अपने साइकोलॉजी पहली बात तो कि ये साइकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम कहां पर इस्तेमाल किया गया था, कहां पर इसके डॉक्यूमेंट एविडेंस है, तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना अपने पास में एक फैक्ट के रूप में। 1590 के अंदर रुडोल्फ गाइकली ने अपने एक बुक साइकोलॉजिया, इस बुक के अंदर जो है इस शब्द को यूज में लिया। ये थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट है कि साइकोलॉजी वर्ड है वो सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द है, इंग्लिश में क्या इसका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड जो है अपने रुडोल्फ गाइकली की जो बुक है साइकोलॉजिया, इसके अंदर जो है अपने पास में ये हमें डॉक्यूमेंटेड मिलता है साइकोलॉजी वर्ड, ध्यान रखना। और साइकोलॉजी ये बुक किसकी है, 1590। इसमें तक ये फिलोसफी की ही ब्रांच थी अपने पास में, तो यह बुक भी किसकी अपने पास में, दर्शन शास्त्र की बुक है, मनोविज्ञान की बुक नहीं है। साइकोलॉजी जो है अपने पास में ये इंग्लिश वर्ड जो है, दो वर्ड
साइकी और लोगस से मिलकर के बना हुआ है। साइकी और जो लोगस है, ये वर्ड जो है अपने पास में वो कौन सी भाषा के हैं? तो ग्रीक भाषा के हैं, या अपन कह सकते हैं ये लैटिन भाषा के शब्द है अपने। आपको यूनिवर्सिटी जो बुक है उनके अंदर लैटिन मिलेगा, तो स्कूल व्याख्याता के अंदर जब भी सवाल आता है तो वहां पर लैटिन ऑप्शन में मिलता है, जबकि आपकी 11th-12th की बुक उनमें क्या लिखा हो, ये ग्रीक। तो वहां पर अपने रीट वगैरह में जब भी सवाल आता है तो वहां पर ऑप्शन अपने को मिलता है ग्रीक। और वैसे दोनों की दोनों भाषाएं जो है कौन से देश की है? तो यूनान की है। तो कुछ किताबें इसको यूनानी भाषा के वर्ड भी बता देती। यहाँ साइकी का जो मतलब है वो है सोल या आत्मा, और लोगस का मतलब है टू स्टडी, अध्ययन करना अपने पास। प्रारंभ में यह था, ध्यान रखना। फिर अपन ये सिंपल सी बातें हैं। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के विकास क्रम को देखते हैं कि मनोविज्ञान यहां से शुरू होकर के अपने वर्तमान जो चरण के अंदर आया है, इसके डेवलपमेंट की जो 4 स्टेज है अपने पास में, वो कैसे कैसे आई है। तो प्रारंभ में क्या चलता था? अपने दर्शन शास्त्र चलता था। दर्शन शास्त्र के अंदर अपन जो है जन्म और मृत्यु के बारे के अंदर पढ़ते थे, ध्यान रखना। वहां से जो है यहां सोचा गया कि ऐसी क्या चीज है जो जन्म से मृत्यु के बीच में अपने जोड़ करके रखती है शरीर में। ऐसा क्या है जो अपने प्रवेश करता है, आता है, जिससे जीवन प्रारंभ होता है और शरीर से निकल जाने के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो एक वर्ड निकल के आया कि आत्मा ये है, और आत्मा के अध्ययन के रूप में क्या होगी थी, इसका शुरुआत होगी। तो मनोविज्ञान के विकास की जो पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था जो है इसके विकास की, वो है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इसके जो समर्थक थे वो समर्थक थे अपने पास अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो, सुकरात, जितने भी दार्शनिक थे सारे इस मत के समर्थक थे, ध्यान रखें, है ना। और अरस्तु के बारे में तो अपने पास कहीं कहीं एविडेंस मिल जाते हैं कि यह मनोविज्ञान का जनक है। यद्यपि जो है अरस्तु को एक व्यक्ति है केलर, केलर की बुक थी साइकोलॉजी। इस बुक के अंदर जो है केलर कहता है कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है अपने पास में? अरस्तु हैं। और मनोविज्ञान की जो जननी है वो क्या है? विषय के रूप में दर्शन शास्त्र अध्ययन करना। ये केलर एक मनोवैज्ञानिक है जिनका व्यक्तिगत मत है। ये मानते हैं क्या कि मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु हैं। और मनोविज्ञान की जननी वो कौन है? अपने पास में दर्शन शास्त्र है, ध्यान रखना। ये केलर, इनकी किताब का नाम था साइकोलॉजी। ये इनका क्या है भी व्यक्तिगत मत है अपने पास में। और प्रारंभ में अपन मानते भी हैं, ध्यान रखना। जहां मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करेंगे वहां अपन विलियम वुड को भी पढ़ेंगे। तो पहले अवस्था के अंदर कोई ज्यादा याद नहीं रखने वाली है, था कौन सा? आत्मा का अध्ययन था और इसके समर्थक थे। लेकिन जब इन्होंने आत्मा के अध्ययन को शुरुआत किया तो इनके लिए निकल करके आया कि आत्मा क्या है अपने पास। और काफी लंबे अध्ययन के बाद में भी ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आत्मा क्या है, कैसी होती है, इसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है। इस सवाल का जवाब देने में ये असफल रहे थे। इस कारण जो है अपने इस चरण को छोड़ना पड़ा, ध्यान रखें। यहां से आगे चलते हैं तो दूसरा चरण आता है अपने पास, द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज, जहां पर अपने साइकोलॉजी को माना है स्टडी ऑफ माइंड या मन का अध्ययन अपने पास, है ना। स्टडी ऑफ माइंड, मन का अध्ययन। और इस मत के जो समर्थक हैं वो इटली के अपने पंपोनोजी,
रिचेरी, कांट, लिबनीज, है ना, एटसेट्रा, ये अपने पास में क्या थे, इस मत के समर्थक। इन्होंने शुरुआत की है किस रूप के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ माइंड। ध्यान रखना ये माइंड है, ये वाला अपने पास ब्रेन नहीं है। ध्यान रखना कहीं कहीं अपने को लिखा मिल जाता है ब्रेन, तो ध्यान रखना कि ये स्टडी ऑफ माइंड है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन एक अलग है, माइंड एक अलग चीज है अपने पास में। ब्रेन की फिजिकल प्रेजेंस भी है अपने पास, खोपड़ी के अंदर यहाँ पर है, और इसके अलग अलग पार्ट भी अपने देख रखा है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है अपने पास में, है ना। उसके पूरे के पूरे फंक्शन के बारे में अपन जानते हैं कि कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है कौन सा हिस्से पर कौन सा कार्य करता है। ध्यान रखना अगेन इस माइंड की अपने पास में दैनिक वर्ड के अंदर अपन यूज में ले लेते हैं, जैसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, कॉफी पीने का मन कर रहा है अपने, है ना, इस वर्ड को यूज में ले लेते हैं। लेकिन मन क्या है अपने पास, इसका अगेन आत्मा की तरह कोई रिप्लाई नहीं आता है कि मन कैसा है, इसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, इसकी प्रेजेंस के बारे में फिर भी कोई अपने पास रिप्लाई नहीं था, जिस कारण क्या है कि ये दूसरा चरण भी क्या रहा था, असफल रहा था। ध्यान रखना अपने विकास की तीसरी अवस्था के अंदर जो आता है मनोविज्ञान, थर्ड स्टेज के अंदर, यहां पर ये आता है अपने चेतना का अध्ययन अपने पास, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन। ध्यान रखना और एक बात और नोट कर लें साथ साथ में अपने कि इस मत के जो समर्थक हैं वो कौन हैं, विलेहेम वुंट है, जर्मनी से थे ये। टीचनर ये ब्रिटिश थे अपने पास, विलियम जेम्स अमेरिका से थे, इसके अलावा सल्ली ये भी अमेरिका से थे। ध्यान रखना ये इस मत के समर्थक है। यहां से ध्यान देने की चीजें शुरू हो जाएगी और यहां से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होना भी शुरू हो जाएंगे इस थर्ड स्टेज से, है ना। यहां से अपने पास कुछ फैक्ट भी आ जाएंगे और यहां से एग्जाम वाले क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। ध्यान रखते हैं ना। अब देखिए सुनिए बात को कि पहली बात तो चेतना क्या चीज है अपने कि पहली बात तो चेतना है क्या, तो चेतना है अपने पास कि वातावरण में सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंगों का सक्रिय रूप से प्रयोग करते हुए उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया दर्शाना अपने पास में क्या है भाई, चेतना है। कि चेतना क्या चीज है, तो चेतना अपने पास क्या है कि जब व्यक्ति इन्वायरमेंट के अंदर वातावरण में अपने सेंसरी ऑर्गन, संवेदियां क्या हो गए अपने सेंसरी ऑर्गन, तो ज्ञानेंद्रियां होती है अपने ज्ञानेंद्रियों को, है ना, अपने क्या बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। ये छोटे छोटे वर्डों को देखना कि पहली बात इन्वायरमेंट, वातावरण क्या होता है। वातावरण की अगर अपने बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब है यहां पर अपने मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति अगर अपने स्वयं को छोड़ दे तो उसके अलावा बाकी सब कुछ उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है ना। इसका मतलब इन्वायरमेंट जो है वो सब्जेक्टिव है, अपने पास आत्मनिष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति का इन्वायरमेंट क्या रहता है, अलग अलग रहता है। मनोविज्ञान में कहीं पर भी अपने इन्वायरमेंट वर्ड आए तो इन्वायरमेंट का मतलब ये समझना कि व्यक्ति स्वयं को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंट। जैसे मेरे लिए बात मैं करूं तो मैं स्वयं को छोड़ दूं तो उसके अलावा है, जैसे टेक्निकल टीम बैठी हुई है, यहाँ पर एसी है, पंखा है, बल्ब है, बोर्ड है ना, साथ ही टीचर बैठे हैं, ये सारे मेरे लिए क्या है, इन्वायरमेंट है। ध्यान रखना आप अपने लिए बात करें तो आप खुद को छोड़ दो, आप जहां रूम के अंदर बैठे हो या आस पास कोई और बैठे हैं तो वो सारे सारे आपका क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। कि सिंपल सा है, स्वयं को छोड़ दो बाकी सब कुछ क्या है, उसके आसपास जो भी है वो उसका इन्वायरमेंट है। ध्यान रखना सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग देख लिया, हमारी ज्ञानेंद्रियां है।
इनका एक्टिव रूप में प्रयोग करते हुए उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शा रहा है, इसका मतलब चेतना है। अब एक वर्ड आ गया उद्दीपक, स्टिमुलस अपने पास में, स्टिमुलस कि उद्दीपक क्या चीज है अपने पास में, है ना। स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, ध्यान रखना। तो वातावरण का कोई भी घटक, वातावरण का कोई भी घटक जो प्राणी से क्रिया करवा ले अपने पास में, वो क्या रहेगा, हमारे लिए स्टिमुलस हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, ध्यान रखना। इन्वायरमेंट क्या कहा हमने कि स्वयं को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ अपने लिए क्या है, इन्वायरमेंट है, ध्यान रखना। जैसे वर्तमान के लिए भी बात करूं तो मेरे लिए क्या है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, एसी है, फैन है, पीसी है, टेक्निकल टीम है, ये सारे के सारे क्या है, मेरा इन्वायरमेंट है। लेकिन वर्तमान में मेरा पूरा ध्यान किसकी ओर है, कैमरे की ओर है। तो मेरे लिए कैमरा क्या है, उद्दीपक है, ध्यान रखना। वातावरण है और वातावरण का ये वाला घटक जो कैमरा है मेरे लिए किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है। मेरा पूरा ध्यान इसी के ऊपर है, ध्यान रखना, ताकि आपके साथ में थोड़े से अच्छे से क्या हो कि संवाद हो सके, कम्युनिकेशन अपना हो सके, ध्यान रखना। आपके लिए वर्तमान के अंदर अगर आपका पूरे का पूरा ध्यान इस वीडियो की ओर है तो मैं या आपका मोबाइल स्क्रीन है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है। ये आपका फोन है वो आपके लिए वातावरण है, एनवायरमेंट है, आपके एनवायरमेंट के अंदर वो घटक है और आपका पूरा ध्यान अभी वहीं पर है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए आपका मोबाइल फोन इसमें किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है। लेकिन आपके सामने फोन चल रहा है ना, और फोन में क्लास चल रही है और उसी समय, है ना, इस लेक्चर के साथ साथ ऊपर से कोई और नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज आ रहा है, तो इसमें आपका ध्यान वीडियो से हट करके उस इंस्टाग्राम पे चला गया, तो आपके लिए उद्दीपक क्या हो जाएगा, अब इंस्टाग्राम हो जाएगा अपने पास। या आसपास कोई व्यक्ति बोल रहा है और आपका ध्यान उस तरफ है, या आप घर पे बैठे हैं, पास में कोई बच्चा खेल रहा है, आपका ध्यान उधर चला गया, तो इसका मतलब आपका उसमें जो है उद्दीपक क्या होगा, वो बच्चा हो जाएगा, ध्यान रखना। मतलब क्या, सिंपल सा कि इन्वायरमेंट का कोई भी घटक जो आपसे क्रिया करवा ले अपने पास, वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है, और उसके प्रति की गई क्रिया ही अपने पास क्या होती है, रेस्पॉन्स होती है, अनुक्रिया होती है, ध्यान रखना। तो अगेन सुनना दोबारा अपने पास कि चेतना क्या चीज है, कि इन्वायरमेंट के अंदर अपने सेंसरी ऑर्गनों का प्रयोग करते हुए, संवेदी अंगों का प्रयोग करते हुए अपन क्या करें कि किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इट मीन्स अपने पास में क्या है, कॉन्शियसनेस के अंदर है, चेतना के अंदर है। क्या ऐसा भी कोई टाइम पीरियड है कि जहां पर अपने पास अपने चेतना के अंदर नहीं होते ना, कि ऐसा भी टाइम पीरियड है क्या जब व्यक्ति है चेतना के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होता है, अपने पास में चेतन में नहीं होता। तो देखिए, जब व्यक्ति सो रहा होता है, आप गहरी नींद में होते हैं, उसमें आप में चेतना काम नहीं कर रही है। सिंपल सा समझें कि दो व्यक्ति ट्रेन में सफर करते हुए जा रहे हैं और एक को अचानक आगे नींद आ गई, ध्यान रखना, वो लेट गया, सो गया। दूसरा व्यक्ति जाग रहा है और ट्रेन के ऐसे स्थान से निकल करके जा रहा है वहां बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, ध्यान रखना। तो जो व्यक्ति जाग रहा है वो अपने नाक को कवर करेगा, ध्यान रखना, वहां पर सांस नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर चेतना काम कर रही है, ध्यान रखना। जबकि जो व्यक्ति सोया है वो आराम से सोया रहेगा, उसमें चेतना काम नहीं कर रही है। क्यों? सेंसरी ऑर्गन तो है उसके, सोया है, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग तो है, लेकिन वह उन उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं कर रहा है। वहां पर उस स्मेल को वो जो है वो नहीं, अगर वो क्या कर रहा है, अनुभूत कर रहा है, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसमें चेतना नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो ट्रेन में जाग रहा है वो रेस्पॉन्स कर रहा है। उसने क्या, जैसे ही बदबू आई, नाक ने क्या है, बदबू को, जो स्मेल को है, सूंघा उसने, यहाँ पर गंध ने काम किया, सेंसरी ऑर्गन ने काम किया, और काम करके अपने क्या कर दिया कि वहां पर जो नाक को अपने बंद किया, हमने उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की। इसका मतलब क्या है, चेतना है, ध्यान रखना। तो जब अपने नींद में होते हैं उस समय चेतना काम नहीं करती, बेहोशी में चले जाते हैं, या कोई कोमा वगैरह में, या कोई ऐसी डिजीज हो जाए जहां पर उसका कॉन्शियस काम नहीं करता है, उस समय का जो है अपने पास वो क्या होता है कि चेतना के अंदर व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। ये तो सिंपल सी बात। लेकिन इस तीसरे स्टेज के साथ मनोविज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, ध्यान रखना। यहां से शुरुआत होती है अपने पास में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया हो तो। हमने बात की, क्या की है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन। और इस मत को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है भी, विल्हेम वुंट है, ध्यान। विल्हेम वुंट। यहां से थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। पहली बात, विल्हेम वुंट कहां का है, तो ध्यान रखना ये व्यक्ति है अपने जर्मनी का, ध्यान। कहां का है, जर्मनी का है विल्हेम वुंट।
इसने जो है, इसका शिष्य विल्हेम वुंट का, वो कौन है भाई? किचनर है। ये ब्रिटिश है, ध्यान रखना, ये जर्मनी का नहीं है, ध्यान रखना। विल्हेम वुंट ने जो है अपने पास विल्हेम वुंट ने 1879 के अंदर जर्मनी के लिपजिंग शहर के अंदर लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर इसका वर्तमान में क्या नाम है भी इस यूनिवर्सिटी का? वर्तमान में नाम है इसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो है आपके साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ये एक फैक्ट दिमाग में रखना कि 1879 के अंदर विल्हेम वुंट ने, पहली बात तो ध्यान में रखना कि ये जो नाम है वो विल्हेम वुंट है, ध्यान रखना। अधिकांशतः गाइडों में लिखा मिलता है विलियम वुंट, गलत है, ध्यान रखना ना। विलियम वर्ड है वो आपको अमेरिका में मिलेगा, जर्मनी के अंदर विलियम नाम है ही नहीं, है ना। ये वाली कास्ट उधर है ही नहीं अपने पास में। ये कास्ट जो अपने पास में किधर है? जर्मनी के अंदर। तो नाम इसका विल्हेम वुंट है, विलियम वुंट नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना। इन्होंने 1879 के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित कर दी। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है अपने पास में, ध्यान रखना कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब आई? 1879 के अंदर। कहां पर? जर्मनी के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी? लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर। वर्तमान में उसका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये एक बहुत बड़ा काम मनोविज्ञान के अंदर हुआ था। इतना बड़ा काम हुआ तो यहां से क्या चेंज हो गए? तो 3-4 चेंज दिमाग में रखना है। 1879 के अंदर क्या हुआ अपने पास? 1879 में हुआ क्या है अपने पास? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आई है, ध्यान रखना। लेकिन इस प्रयोगशाला के बाद में परिवर्तन क्या आ गए? तो दिमाग में रखना कि पहला काम तो ये हो गया कि अभी तक पहले 2 चरणों के अंदर मनोविज्ञान को अपन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ते थे। मनोविज्ञान को किस रूप में अपन अध्ययन कर रहे थे? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ रहे थे। लेकिन यहां आकर के 1879 के अंदर आकर के इन दोनों में ब्रेकअप हो गया, ध्यान रखना। मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। पहला काम क्या दिमाग में रखना है कि 1879 के अंदर क्या हुआ है? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हो गया है? अलग हो गया, ध्यान रखना। अलग हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है 1879 के बाद से मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। दूसरा बात क्या है कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में कब आया? ध्यान रखना 1879 के अंदर। तीसरी बात, उससे पहले तक फिलोसफी के रूप में पढ़ रहे थे, अपने दर्शन शास्त्र की एक शाखा पढ़ रहे थे, तो यहां पर यह साइंटिफिक नहीं था सब्जेक्ट। पूछे कि मनोविज्ञान का अध्ययन सुव्यवस्थित या विज्ञान के रूप में कब से पढ़ा जाने लगा? ध्यान रखना तो 1879 के अंदर, ध्यान रखना। 1879 के अंदर 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, ध्यान रखना। काम तो एक ही हुआ था, क्या? कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आगे, ध्यान रखना। लेकिन इस प्रयोगशाला से अपने 3 बातें क्लियर होती है कि यहां से मनोविज्ञान अपने एक वजूद में आ गया था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में आ गया था, दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था, और मनोविज्ञान जो है अपने पास में वो क्या है कि आपका विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लग गया था, ध्यान रखना। अब इस दर्शन शास्त्र से
मनोविज्ञान को अलग करने वाला काम कर कौन रहा है? जो प्रयोगशाला बना रहे हैं। और प्रयोगशाला बना कौन रहा है? विल्हेम वुंट। काम कर कौन रहा है? विल्हेम वुंट। ध्यान रखना, विल्हेम वुंट जो है वो मनोविज्ञान को अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मनोविज्ञान के जो पापा होंगे, जनक होंगे, वो कौन होंगे? विल्हेम वुंट होंगे। इसलिए विल्हेम वुंट को अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अपने पास में है ना। अगर हमसे पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विल्हेम वुंट। ध्यान रखना, पीछे अपने बात की थी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु इसको दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ रहे थे। और अरस्तु को जनक मानने वाला व्यक्ति है कौन? तो अपने पास में वो व्यक्ति जो है केलर है। ध्यान रखना, केलर के अलावा रेबन भी जो है अपने पास में, वो भी क्या मानता है कि अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक है। एक व्यक्ति रेबन और ध्यान रखना, केलर के साथ साथ अपने पीछे बात की थी ना कि केलर जो है वो इसको जनक मानता है। इसके साथ में एक व्यक्ति है रेबन। ध्यान रखना, कहीं कहीं अपने रायबन मिलता है। तो रेबन ने भी कह दिया था कि अरस्तु के समय से ही जो है हमारे पास में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में पनपने लगा था, अपने अस्तित्व में आया था। ध्यान रखना, तो ये रेबन भी मानता है। तो ये कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत मत है और अपन ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि मनोविज्ञान अपने वजूद में कब आ रहा है और इस वजूद में लाने का कार्य कर कौन रहा है। यहां दर्शन शास्त्र से अलग, अपने बाप के घर से बेटा अलग हो रहा है। ध्यान रखना, तो ये काम कर कौन रहा है? तो विल्हेम वुंट रहा है। तो ध्यान रखना कि मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन होंगे? विल्हेम वुंट होंगे। अब दूसरी बात, इन्होंने प्रयोगशाला बना दी थी। प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करने शुरू होंगे। तो ध्यान रखना कि अगर हमसे पूछे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? भी विल्हेम वुंट है अपने पास में। तो दो फैक्ट और दिमाग में रखना कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंट है। क्यों है? ये बातें अपन कर चुके हैं, ध्यान रख। और ये तीसरे चरण की बात चल रही है। तो एक बार डायरेक्ट कुछ बार ये भी पूछ सकते हैं अपने से कि मनोविज्ञान अपने विकास क्रम की कौन सी अवस्था के अंदर या कौन से चरण के अंदर जो है स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर आया है? तो अपने पास में किस चरण में है? तीसरी स्टेज के अंदर आया है। यही ध्यान रखना कि थोड़ा सा अपने एक बात और नाम और पीछे लिखा था अपने, विलियम जेम्स। ध्यान रखना है ना, इस व्यक्ति के ऊपर अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। और विल्हेम वुंट के ऊपर, टिचनर के ऊपर आगे और चर्चा करेंगे अपन जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे अपने पास में, है ना। मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे, जहां संरचनावाद पढ़ेंगे अपने, वहां पर इनके ऊपर दोबारा चर्चा होगी। ध्यान रखना, अपन बात किसके ऊपर कर रहे हैं? विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स, ध्यान रखना। ये विलियम जेम्स कौन है? कहां के हैं ये? तो ये है अमेरिका से। ध्यान, इनके एक महत्वपूर्ण बुक 1890 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक आई थी। ध्यान रखना, है ना। ये मनोविज्ञान की अपनी जो पहली मानी जा, लगभग वो मानी जाती है कि औपचारिक रूप से मनोविज्ञान की कोई पहली किताब है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी 1890। और इस बुक के अंदर लगभग लगभग जो है सभी विषयों के ऊपर जिक्र किया हुआ। ध्यान, काफी फेमस किताब थी उस समय की। ध्यान रखना, और मनोविज्ञान का डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है अपने पास में, मनोविज्ञान की संभवतः जो पहली औपचारिक बुक है वो आपकी कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। ध्यान रख, इन्हीं विलियम जेम्स को जो है अमेरिका में
मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? नहीं, अमेरिका में मनोविज्ञान का फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ध्यान रखना, बातचीत ध्यान रखना क्या चीज है अपने पास है कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी अपने पास में, अमेरिकन मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? विलियम जेम्स है, ध्यान रखना। इनकी बुक ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने जो है अपने पास में स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक कंसेप्ट दिया था, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की धारा, चेतना की धारा या प्रवाह। अगर ये भी पूछे कि चेतना की धारा या प्रवाह जो है अपने पास में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो किसका कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना वो आपका किसका है भाई? विलियम जेम्स का है। कौन सी बुक के अंदर है? तो ये वाला जो है अपने पास में क्या है भाई? आपका प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के अंदर है। इसको नोट करो। थोड़ा सा मैं चाय पी लूं अपने। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन आज की तारीख में 17 मई 2023 को ये रिकॉर्डिंग चल रही है और इस समय जो है शाम के 6:31 हो चुके हैं और मौसम जो है खराब है, आंधी आ रही है और ये वीडियो लगभग आपके पास 9 बजे तक पहुंच जाएगा, ध्यान रखना। तो मिलते हैं अपने, मैं चाय पी लेता तुमने। हाँ भाई, तो सुनो, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की धारा या प्रवाह, ध्यान रखना ना, इंग्लिश वर्ड में साथ साथ बोलते जा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बाइलैंग्वेज चल रहा है अपन, मोस्ट ऑफ लिख लेना। स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस अपने पास, पहली बात तो अपन यही कर लेते हैं कि ये चेतना की धारा है क्या, ध्यान रखना है ना। चेतना की धारा या प्रवाह का मतलब है, विलियम जेम्स कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कॉन्शियस में होता है, चेतना में होता है, उस समय जो है उसके विचारों का लगातार प्रवाह होता है, कि ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि जिसमें आपके अंदर जो है चेतना में है और आपके अंदर कोई ना कोई विचार न चल रहा हो, ध्यान रखना। मतलब व्यक्ति जब अपने पास में चेतन अवस्था के अंदर है उसमें लगातार विचारों का प्रवाह होता रहता है, वो अपने पास में क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की धारा या प्रवाह है, ध्यान रखना। तो ये बात दिमाग में आ जाएगी। विलियम जेम्स, इन्हीं के बारे में ध्यान रखें तो इन्होंने 1890 के अंदर जो है अमेरिका की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर जो है अमेरिका में, ध्यान रखना, अमेरिका में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अमेरिका में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला क्या करते हैं? ये स्थापित करते हैं, ध्यान रखना। अब देखना सुनना बात को, कंफ्यूज मत होना, दिमाग लगाना। यह अमेरिका के अंदर पहली, कब आ रही है? 1890 के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन अगर बात करें ना, अमेरिका की पहली तो वो थी, लेकिन अगर बात करें कि मनोविज्ञान की पहली कौन सी है तो ये है 1879 के अंदर, जो जर्मनी के अंदर है, ये ध्यान रखना। जर्मनी वाली जो है वो पहली है, जो अपने विलियम जेम्स वाली है वो अमेरिका की पहली है, ध्यान रखना। अमेरिका की पहली, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिमाग लगा लो कहीं आप अपने आप से कि वो 1879 के अंदर जर्मनी वाली जो है विल्हेम वुंट वाली वो तो पहली है और विलियम जेम्स वाली शायद दूसरी होगी, नहीं, ध्यान रखना। बीच में दूसरी 1884 के अंदर कैटल ने स्थापित की थी। जो आप इंटेलिजेंस टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें अपन जिक्र भी करते हैं उसका, जहां पर उन्होंने मानसिक परीक्षण मापन की शुरुआत की थी, ध्यान रखना। तो वो 1884 वाली थी, वो कैटल वाली वो दूसरी है, ध्यान रखना। बीच में छोटी मोटी और भी बन गई, ध्यान रखना, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली थी, ध्यान रखना। तो अपने को दिमाग में रखना कि अमेरिका की पहली प्रयोगशाला कौन स्थापित कर रहे हैं? विलियम जेम्स कर रहे हैं। मनोविज्ञान की पहली कौन कर रहे हैं? ध्यान रखना, तो विलियम वुड। अच्छा सुनो, ये चेतना का अध्ययन चल रहा है, थर्ड स्टेज चल रही है। इसी थर्ड स्टेज में मनोविज्ञान क्या हो गया था? दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था, स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लग गया, ध्यान रखना। तो आप कमेंट करके एक बात बताइए मेरे से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मनोविज्ञान विषय का
स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन का प्रारंभ किस देश से हुआ, है ना। सवाल को दोबारा सुनेंगे कि मनोविज्ञान का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में किस देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, किस देश से शुरू हुआ था। आप कमेंट करके रिप्लाई देंगे। हाँ, तो वो देश कौन सा है भी सबसे पहले? आपका जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में प्रयोगशाला आ गई, ध्यान रखना। जर्मनी में प्रयोगशाला आ गई और यहीं पर क्या हो गया था कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हो गया था। तो जर्मनी के अंदर जो है 1879 से ही अपने पास में क्या था कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लग गया। अमेरिका के अंदर कब हो गया अपने पास? 1890 के अंदर विलियम जेम्स ने शुरू कर दिया था, ध्यान रखना। वो जो पीछे अपन बात की थी टिचनर की, टिचनर थे वो उधर जर्मनी में थे। जर्मनी के अंदर 1879 तक तो विलियम वुंड के शिष्य थे। उसके बाद में 1892 के अंदर जो है वो विलियम जेम्स के अंडर में आ जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, ध्यान रखना। टिचनर के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मिलता है अपने को। टिचनर जो है वो है तो कहां का भाई? ये ब्रिटिश है। टिचनर है तो क्या? ब्रिटिश है, ध्यान रखना। ये पहले जो अपने पढ़ने के लिए गए थे, जैसे आप पढ़ने के लिए जयपुर, जोधपुर, दिल्ली दूर जाते हो ना, वैसे ही ये ब्रिटेन से पढ़ने के लिए जर्मनी चले गए थे विलियम वुंड के पास। विलियम वुंड के बाद में जो है वहां से कहां चले गए थे? अमेरिका चले गए थे, ध्यान रखना। 1892 के अंदर, है ना। तो 1892 के अंदर, है ना, संरचनावाद की बिल्डिंग या संरचनावाद का स्कूल खुलता है। स्कूल तो हालांकि विचारधारा तो 1879 के अंदर आ गई थी संरचनावाद की विलियम वुंड के द्वारा, लेकिन उसको एक स्कूल्स के रूप के अंदर जो है वो 1892 के अंदर टिचनर जो है अमेरिका में शुरू करते हैं। तो ये बात जाके संरचनावाद पढ़ेंगे अपने कि विलियम वुंड ने तो ऐच्छिकवाद शुरू किया था, उस ऐच्छिकवाद को संरचनावाद नाम किसने दिया था? तो टिचनर ने दिया था। ये तमाम बातें अगर अपने जब आगे मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि टिचनर ब्रिटिश का है, ये जो है उधर जर्मनी में भी रहा है, इधर अमेरिका के अंदर भी रहा है। विलियम वुंड का भी चेला था और विलियम जेम्स का भी क्या ये बड़ा चेला है अपने पास में। यहां जो अध्ययन होने लग गया था अपने पास तीसरे चरण के अंदर मनोविज्ञान का, वो अध्ययन किस में रूप में हो रहा है? चेतना के अध्ययन के रूप में हो रहा है, ध्यान। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, अच्छी प्रसिद्धि मिल रही थी इन लोगों को। इसी बीच में एंट्री होती है अपने पास में मनोविज्ञान के सबसे खतरनाक व्यक्ति अपने सिगमंड फ्राइड की एंट्री होती है, ध्यान रखना। यहां सिगमंड फ्राइड की एंट्री होती है अपने, ध्यान रखना। सिगमंड फ्राइड कहां के हैं? वियना, ऑस्ट्रिया के हैं, ध्यान रखना। ये कहां के हैं? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया, है ना। अब 10वीं की आपने, 10वीं की तब आपने मेंडल को पढ़ा था, जॉन ग्रेगर मेंडल। मेंडल के पड़ोसी थे। मेंडल भी कहां का था? वियना, ऑस्ट्रिया का था। और फ्राइड भी कहां का था? वियना, ऑस्ट्रिया का था। बहुत खतरनाक आदमी था, ध्यान रखना। इसकी स्टोरी को भी अपन बाद में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। कहां का है? वियना, ऑस्ट्रिया का, ध्यान रखना। 1899 के अंदर, 1899 79 के अंदर प्रयोगशाला रे 20 साल बाद इनकी एक बुक आती है अपने पास में। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये इनकी बुक आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें ये बताते हैं क्या कि अचेतन जो है चेतन पर अपना प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है। अचेतन चेतन को प्रभावित
करता है। इसके अंदर ना ड्रीम्स ना सपनों के बारे में खूब विस्तार से लिखा था। ये जो बुक थी लगातार 3-4 साल तक जो है बेस्ट बुक सेलर के रूप में रही थी। मनोविज्ञान के अलावा भी इस बुक को लोगों ने बहुत पढ़ा था। ध्यान, सिगमंड फ्राइड जो है एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, और इनके पास में मनोरोगी आते थे। इन मनोरोगियों पर खूब सारा इन्होंने केस स्टडी थी, इनके पास एविडेंस थे, सबूत थे, तथ्य थे। इनके आधार पर इन्होंने बताया कि चेतन जो है इसके ऊपर अचेतन का प्रभाव रहता है। ध्यान रखना। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा कि चेतन जो होता है वो तो होता है केवल 1/10, जबकि अचेतन कितना है? 9/10 है। ध्यान रखना कि व्यक्ति के समस्त व्यवहार का 9/10 हिस्सा तो है वो अचेतन है, 1/10 क्या है? चेतन है। अचेतन जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है चेतन के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। ध्यान रखना, जितनी भी उसकी चीजें हैं व्यवहार की, वो सारी की सारी उसकी संग्रहित कहां पर है? अचेतन के अंदर है, जो इनडायरेक्ट रूप से क्या करती है? चेतन के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। ये यहां तक कहते हैं कि सपने भी यूं ही नहीं आते, ये सपने अचेतन का परिणाम है। ध्यान रखना, हमारे जो अचेतन में चल रही होती है, अचेतन जो है वो क्या है कि सपनों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है ना। ड्रीम्स आर ए रॉयल पार्ट टू स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। ध्यान रखना है ना, सपने जो है वो अचेतन तक जाने का शाही मार्ग है। ध्यान रखने वाले कहते हैं कि व्यक्ति के सपनों का अध्ययन कर लिया जाए तो उसके अचेतन का अध्ययन किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसका मतलब यहां जो बात थी तीसरे चरण को सीधे सीधे धक्का देने वाली बातें थी। ध्यान रखना, बिल्कुल उसके अपोजिट थी। वो पढ़ रहे थे चेतना के अध्ययन को, अभी तक चेतना के अध्ययन ने होश संभाला ही नहीं था कि 20 सालों बाद, और ये व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा नाम है, मनोविज्ञान में पहला जो बल आता है, पहला आंदोलन आता है, वो मनोविश्लेषणवाद का आता है, सिगमंड फ्राइड का आता है। ध्यान रखना, जिसने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को ही बदलवा दिया था। ध्यान रखना, तो ये क्या कह रहा है कि चेतन तो केवल 1/10 है और महत्वपूर्ण है 9/10 ये वाला पार्ट। दूसरा, इस 1/10 के ऊपर भी इस अचेतन का प्रभाव है। तो अपन मतलब जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में इतू सा पढ़ रहे हैं, बाकी तो सारा पार्ट अपने छोड़ ही दिया। ध्यान रखना, तो ये वाली गड़बड़ होगी। ध्यान रखना, तो इन्होंने क्या कर दिया था कि इस चेतन वाले पार्ट की जो है इंपॉर्टेंस को कम कर दिया था। ध्यान रखना, तो यहां से विरोध होना शुरू हो गया था कि भी आप एक छोटी सी विषय वस्तु को लेकर के पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, और एक नया सब्जेक्ट आपने शुरू कर लिया है, तो उस बात को धक्का लगा। इसी बीच में जो है अपने पास 1905 में 1905 में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, विलियम मैकडूगल। ये विलियम है, ध्यान रखना। विलियम मैकडूगल, ध्यान रखना। विलियम मैकडूगल की एक बुक थी अपने पास में भाई, जिसका क्या नाम था? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की बुक है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, दैहिक मनोविज्ञान। फिजियोलॉजिकल, हिंदी में लिख मत लेना, दैहिक मनोविज्ञान। बुक के नाम स्टैंडर्ड होते हैं, ध्यान रखना है ना। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये एक बुक आई थी, इनकी बुक है, ध्यान रखना। ये वाली पहली बात किसकी है? विलियम मैकडूगल की है, 1905 के अंदर आई। इसमें इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? जीवित प्राणियों के आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? जीवित प्राणियों के आचरण का, कंडक्ट, आचरण, ध्यान रखना है ना। दैट साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग आचरण, ध्यान रखना। जीवित प्राणियों के क्या है? आचरण का अध्ययन है। इन्होंने जो है हमारे पास में क्या है? आचरण वर्ड का प्रयोग किया मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए। ध्यान रखना,
चल रहा था अपने पास क्या, चेतना का अध्ययन चल रहा था। एक तो धक्का उधर से लग गया, कहां से, 1899 में जब फ्राइड ने क्या कहा था कि अचेतन कमजोर है। उसी समय 1905 में है विलियम मैकडूगल क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान तो है वो क्या है, जीवित प्राणियों के आचरण कंडक्ट का ध्यान रखना। इसके बाद इन्हीं की एक बुक और आती है विलियम मैकडूगल की अपने पास, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 1908 के अंदर विलियम मैकडूगल की एक बुक आती है टू सोशल साइकोलॉजी, है ना, ये एक बुक का ध्यान रखना, है ना, कौन सी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, हिंदी में आप लिख लेना इसको, है ना, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इस बुक के अंदर जो है अपने पास में ये क्या करते हैं कि कंडक्ट आचरण की जगह जो है बिहेवियर शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। यहां से क्या हो रहा है कि इस बुक के अंदर इन्होंने जो है आचरण के स्थान पर जो है बिहेवियर, व्यवहार शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो एक बात दिमाग में रखना क्या कि ये लिख लेना, आचरण के स्थान पर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, ध्यान रखना, है ना। कंडक्ट को रिप्लेस बाय बिहेवियर, ध्यान रखना, कंडक्ट रिप्लेस बाय बिहेवियर कब किया गया वाला, 1908 के अंदर। बुक कौन सी थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ध्यान रखना। यहां इन्होंने क्या वर्ड लिया कि मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया इन्होंने कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सुनना बात को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं कि मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए बिहेवियर शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो व्यक्ति कौन है, विलियम मैकडूगल है, ध्यान रखना अपने पास में। बात को फिर से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि 1908 से पहले जो है व्यवहार शब्द ही नहीं था ना, ये नहीं है कि 1908 से पहले व्यवहार शब्द बिहेवियर वर्ड तो था, लेकिन इस बिहेवियर वर्ड को मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए, है ना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए, अगर मनोविज्ञान शब्द के अंदर मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए बिहेवियर, व्यवहार शब्द का कोई सर्वप्रथम प्रयोग कर रहा है, सबसे पहली बार उपयोग में ले रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है, विलियम मैकडूगल। 1908 से अपन जो है साइकोलॉजी को मानने लग गए थे क्या, कि इनके अनुसार माने थे अपने कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है अपने पास में। इससे पहले वर्ड क्या था, कंडक्ट, आचरण था 1905 तक। उन आचरण की जगह इन्होंने 1908 में क्या वर्ड यूज में ले लिया, बिहेवियर। यहां से जो है अपने पास में एक पहला जो परिभाषित शब्दावली के अंदर जो है अपने पास मनोविज्ञान को डिफाइन करने के लिए बिहेवियर वर्ड का क्या होने लग गया, यूज होने लग गया, ध्यान रखना। उसके बाद तो आप जानते हैं कि 1913 के अंदर जेबी वाटसन की एंट्री होती है ना। जेबी वाटसन को आप जानते होंगे, तो क्या है, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, अपने व्यवहारवाद के जनक है, ध्यान रखना। तो क्या है भी, व्यवहारवाद के जनक हैं। अब हुआ क्या कि तीसरा चरण चल रहा था अपना चेतना का अध्ययन, ध्यान रखना, है ना, और विलियम जेम्स स्टेटसन इन्होंने शुरू किया था। 20 साल बाद फ्राइड ने क्या कर दी थी, चेतना के बारे में इन्होंने बताया कि चेतन जो है वो कम है, अचेतन ज्यादा है, और अचेतन का प्रभाव चेतन के ऊपर रहता है। एक तो वो हो गया।
इधर से विलियम मैकडूगल है, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या करना शुरू कर दिया, पहले तो आचरण का विज्ञान कहा, बाद में इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो यहां से जो है अपने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को फिर से चेंज करना पड़ा और मनोविज्ञान क्या आ गया, अपनी चौथी अवस्था के अंदर आ गया, फोर्थ स्टेज के अंदर आ गया। ध्यान है ना, फोर्थ स्टेज आ गया, जहां मनोविज्ञान को अपन क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। और आज तक जो है अपने पास में क्या है कि व्यवहार के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाने लगा। यहां आकर के क्या होगी, चेतना की आलोचना होगी। चेतना के बारे में कहने कि चेतना तो कुछ समय तक है ना, चेतना तो हमने कहा कि जो व्यक्ति जाग रहा है, जबकि वो तो सपनों को भी कह रहा है कि यहां पर सपने अचेतन का परिणाम है, मतलब सो रहे होते हैं उस समय भी हमारे ऊपर अचेतन का प्रभाव रहता है, ध्यान रखना। जबकि चेतना वाले केवल जागते समय को पढ़ रहे थे, बाकी का उसका अपने अध्ययन छोड़ रहे थे। तो यहां पर एक चर्चा चलेगी कि अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे व्यवहार का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मनोविज्ञान अपने चौथे चरण के अंदर आ गया, व्यवहार का अध्ययन। इस व्यवहार के अध्ययन के जो समर्थक थे वो आपके वाटसन हो गए हैं, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, विलियम मैकडूगल हो गए ना, ऑलमोस्ट सारे जो है क्या आ गए थे, इस चरण के समर्थक अपने पास में आ चुके थे, ध्यान रखना है ना। इन्होंने जो है अपने क्या है कि चौथे चरण के इसको शुरू कर दिया, ध्यान रखना अपने पास में, है ना। तो हाँ, तो व्यवहार के अध्ययन के रूप में क्या हो गया था, शुरुआत हो चुकी थी अपने, ध्यान रखना। वाटसन ने जो व्यवहारवाद की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। और आज जो मनोविज्ञान है वो अपने पास में क्या है कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है, अपने पास में क्या है, व्यवहार का अध्ययन। और व्यवहार के साथ साथ अपने है कि एक चीज और जोड़ दी गई, मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन। अगर आज मनोविज्ञान को अपन परिभाषित करते हैं वर्तमान चौथे चरण के अंदर, तो वो क्या है अपने पास कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार का विज्ञान है, ध्यान रखना। एक वाटसन ने क्या काम शुरुआत की थी कि व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ कहा था कि मनोविज्ञान जो है अपने पास में पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक मनोविज्ञान है, ध्यान रखना ना। मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस, सकारात्मक मनोविज्ञान के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया, ध्यान रखना। इन्होंने बोला कि अपन इस विषय को जो पढ़ेंगे इनके अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान जो है अपने पास में सकारात्मक विज्ञान है, सॉरी मनोविज्ञान नहीं, सकारात्मक विज्ञान। सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं होगी अपने पास। अपन यह बता देंगे कि सामान्य व्यवहार कौन सा होता है, व्यवहार की विशेषता क्या है अपने पास, है ना। एक पॉजिटिव वे के अंदर, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपन क्या करेंगे, इस वे अपने जो है सब्जेक्ट का स्टडी शुरू करेंगे, अध्ययन शुरू करेंगे, ध्यान रखना। इसमें नेगेटिव नहीं रखेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपने पास व्यवहार की कहीं पर भी आलोचना देखने को नहीं मिलती है, तो उन्होंने पॉजिटिव वे के अंदर। दूसरा, इससे पहले साइंस के रूप में पढ़ रहे थे, विज्ञान के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन इसे नेचुरल साइंस से अलग करके जो है सामाजिक विज्ञान के रूप में क्या कर दी थी, इन्होंने शुरुआत कर दी थी, ध्यान रखना। नेचुरल साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और व्यवहार है क्या, आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, वीडियो लंबा हो गया है, तो अपन इस चौथी अवस्था को यहीं पे छोड़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन जो है कि पॉजिटिव साइंस क्या चीज होती है, व्यवहार क्या चीज होता है, व्यवहार के कौन कौन से पक्ष होते हैं, फिर साइकोलॉजी की ब्रांच कौन सी होती है, इस वीडियो को अपने आगे अगले सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ, मित्रों के साथ जो है ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए इस चीज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ध्यान रखना। टेलीग्राम जो है अपना चैनल जैफ चौधरी नाम से, आप उसको भी क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपको क्लासों के संबंध में तो जो भी नोटिफिकेशन है वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।